रूटीन में आपका स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या का तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। जो पहले दिन बताया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, दूसरे दिन बताए थे आपको यूक्लिड विभाजन थ्योरम प्रमेय के बारे में, और आज जो है हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताने जा रहे हैं। एक्चुअली देखा जाएगा तो सिलेबस इस बार का जो है कुछ कटा है, पहले से कुछ कट पिट करा रहा है। तो इस बार का जो सिलेबस में है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो थ्योरम थी उसको हटा दिया है, और सबसे एक लास्ट लेसन था आपका कि शांत और अशांत दशमलव का। तो इसमें से दो लेसन निकल गए हैं, एक तो 1.4 और एक लेसन 1.1। तो बीच का जो लेसन बच गया है वो फैक्टराइजेशन मेथड का है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी कि अभाज्य गुणनखंड की बेस पर सवाल है आपका। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और दूसरी चीज इसमें एक लेसन एक और था कि अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण है, जिसे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि इस तरह से संख्या अपरिमेय होती है, लेकिन इसमें आपको बेसिकली किसे कहते हैं, उसको कैसे प्रूव करना है, इसके बारे में इस लेसन बताया जाएगा। कक्षा 10 में यही है कि पुनः भ्रमण का मतलब है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, बताया तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये भी बताया जाएगा कि उसको कैसे सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इसमें आधारभूत प्रमेय में एक फैक्टर पढ़े होंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है, ये आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत ही आता है। तो अभाज्य गुणनखंड में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि किसी भी कोई संख्या हो जो आपका प्राकृतिक हो, और प्राकृतिक में आपके दोनों आ जाते हैं, भाज्य और अभाज्य के बारे में पढ़ा जाता है। तो हम प्राकृतिक संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में ही प्राकृतिक संख्या आपकी आती है। तो अभाज्य गुणनखंड जो होता है की परिभाषा जब दी जाती है तो आधारभूत प्रमेय में अंतर्गत में बताया जाता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर है जो आपका भाज्य हो, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपको 12 को आप कह सकते हो कि सर ये 4 × 3 भी हो सकता है, राइट है, कोई गलत नहीं आपका। लेकिन आप इसको चाहोगे तो 2 × 2 × 3 लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कर सकता। इसका मतलब कि जो उसका बेस आधार था ना वो 2 था, आपने 4 × 3 लिखा है तो उसका बेस क्या था, 2 था। इसीलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इसका जो आधार कहां से बना। तो इस संख्या को आप अगर आगे देखा जाए तो 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 × 3, जो 2 की पावर कितना होगा, 4 होगा। जब किसी संख्या का अभाज्य का कई बार रिपीटेशन होता है तो उसको पावर के घाते में लिख देते हैं। अगर इसी तरह आपको देखा जाए तो 15 का पूछा जाए तो आपको 3 × 5, 3 भी आपका अभाज्य है, 5 भी आपका क्या है, अभाज्य है। आपको 30 की बात करते हैं, 30 में 2 × 3 × 5, ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। आपका 45 की बात कर लीजिए तो 3 × 5, 3 × 3 × 5, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 5। यानी किसी भी संख्या का आप अभाज्य फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आप 140 ले लीजिए तो आप कहोगे 2 × 2 × 5 × 7। तो इसको देखा जाए तो 2 की पावर 2 है, 5 है, और 7 है। यानी कुल कहने का मतलब कोई भी संख्या हो उसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड प्रमेय।
या अंगणित की आधारभूत प्रमेय। बस सिंपल इतना ही फंडा है, इसमें कुछ है नहीं कि कोई भी संख्या रहेगा कहे कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिखाइए, तो आप बस सिंपल सा इस तरह से यूज करिएगा और आप लगा लीजिएगा। मतलब कभी भी उसके बेस तक जाइएगा कि ये 2 अब 3 के रूप में आ जाए, 5 के रूप में आ जाए। कभी ऐसा ना हो कि वो आपका 2 को भी तोड़ने की कोशिश किया जाए, मतलब उसको इतना तोड़ दो कि उसके तोड़ने की कोशिश, यानी कि 1 से ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब क्या है कि वो खुद से कट सकती है या तो 1 से कट सकती है, तो बस वहीं पर रोक दीजिएगा। जैसे ये इसके अलावा तो ये कर ही नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है कि इसका आधार ये था, इसका आधार ये था, इसका आधार ये था, तो आधार के रूप में अगर लिखिए तो ये अंगणित का आधारभूत प्रमेय है और इसके अभाज्य गुणनखंड की प्रमेय भी कहते हैं। तो एक सवाल तो आपको इस टाइप से आएगा जो आपकी किताब, ये तो आपकी किताब का एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल मैंने एडिशन बताया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसी पर एक इम्पोर्टेंट देखा जाए तो एक और इस पर प्रमेय ऐसी के विषय पे बनती है, जैसे एक हम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज दैट एक 6 है और एक आपका 3 है, 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए। हमने कहा कि 6 और 3 का इससे एलसीएम निकालिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में अब अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। तो इनमें देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में कॉमन हो, तो इसमें कॉमन में क्या है, 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 2, तो इसमें 2 2 कॉमन है, तो इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और दूसरी चीज एलसीएम की बात करें, एलसीएम, तो जो कॉमन होता है वो तो होता ही होता है, जो बच जाता है ना उसका भी गुणा कर लेते हैं। 2 2 4 और 4 3 12, तो 12 से क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक एचसीएफ 2 हो गया, एलसीएम 12 हो गया। संख्या एक 6 है और एक 4 है, तो अगर हम 6 गुणे 4 करें यानी दोनों संख्याओं का आपस में गुणा और h गुणे l करें यानी कि 2 गुणे 12, तो ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, ये मान लेते हैं h है और ये मान लेते हैं l है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल जाएगी कि दोनों किसी भी संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल का मान होता है, एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल का जो मान होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखिएगा इसमें गुणा करेंगे 24, इसका गुणा करेंगे 24, इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या है, बराबर है। तो एक इंपॉर्टेंट आपको एक लिखिए कि a और b अगर 2 संख्या है और दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आपका दिया है, तो दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। और तीसरी चीज ये ध्यान दिया जाता है कि अगर ये तो बराबर तो है ही है आपका, तो इसमें अगर कोई भी 3 संख्याएं दिया हो तो चौथी संख्या आप आसान से निकाल सकते हैं। जैसे ए बी दिया हो, एच दिया हो, एल कुछ दिया, निकाल सकते हैं। ए बी दिया हो, एल दिया हो, एच कुछ दिया, निकाल सकते हैं। आपका ए बी में ए दिया हो, बी नहीं दिया हो, तो एच एल दिया हो तो निकाल सकते हैं। कहने मतलब कि इससे आपको कई इंपॉर्टेंट सवाल आप लगा सकते हो। तो इसके बेस पर आपके 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहले कि अभाज्य गुणनखंड के बेस पर आपका फैक्टर करने का रूल जान जाइए कि कैसे फैक्टर करते हैं, और दूसरी चीज कि अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे। एलसीएम निकालने का सिंपल फंडा है कि दोनों का फैक्टराइज करिए, जो उसमें कॉमन फैक्टर होता है अभाज्य का उसको लिख लीजिए, वो एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ के अलावा जो रिमाइंडर फैक्टर बचते हैं जो दोनों में कॉमन नहीं होता है, उनका अगर मल्टीपल कर लेंगे तो आपका क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा। और दोनों का गुणनफल जो संख्या होती है उसकी एलसीएम और एचसीएफ के क्या होते हैं, गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 चीजें हैं इसमें आपको याद। अगर इसके बेस पर सवाल लगाते हैं तो आपके पूरे सवाल इसमें 1.2 का पूरा सवाल हो जाता है। एक इसमें बेसिक फंडा सवाल है कि जैसे 4 की पावर n हो या 6 के पावर n हो, इसमें क्या पूछता है कि
दर्शाइए, दिखाइए कि 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी कि इनका जब 4 के पावर n संख्या रखेंगे तो ये इसके लास्ट में शून्य आ जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि इसको 2 गुणे 2 ले सकते हैं इसके पावर n, इसको 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इसके पावर n, इसको देखा जाए तो 2 के पावर 2n लिख सकते हैं और इसको 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या को अगर 0 पर समाप्त होनी है तो कम से कम ध्यान दीजिए 1 2 और 1 5 का होना अति आवश्यक है। यानी कि 0 कब आता है? 5 दूना के 10, 4 5 20। आप सोच रहे हैं कि 4 5 20 भी आपका 0 आता है? हाँ आता है, क्यों नहीं आता है? 2 गुणे 2 गुणे 5। तो देखिए 2 और 5 तो आया, इसमें भी तो आया, क्योंकि आधारभूत प्रमेय में हमको क्या आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 2 और 5 का होना अति आवश्यक है जब आप इसमें चाहते हैं कि इसके लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ये कर रहा है कि 6 के पावर n क्या शून्य पर समाप्त होगा? तो आप कहिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड जब मैं किया तो 2 गुणे 3 है और 2 गुणे 3 होता है 2 के पावर n 3 के पावर n। 2 के पावर n तो है, 5 के पावर n नहीं है। अगर 5 के पावर n होता तो शायद ये 0 आ जाता, लेकिन इसमें है नहीं, इसलिए क्या होगा? इसे कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो आपका ये सवाल कभी भी आए तो तुरंत इसका आभास फैक्टर करिए और उसमें देखिए क्या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है क्या। मिनिमम कॉम्बिनेशन देख लिया करिए, कम से कम 2 5 एक बार जरूर होना चाहिए, तब तो वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो ये सवाल भी इस टॉपिक लेसन में है, देख लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है आपका, एक सवाल मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोज दैट अगर आपको 20 गुणे 4 16 गुणे 25, 16 गुणे 25 में कितने 0 होंगे? सपोज दैट आपसे कहा कि 16 गुणे 25 में कितने 0 होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप 16 का फैक्टर कर लीजिए तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 16, 25 में कर लीजिए 5 गुणे 5। तो हमने कहा कि इनका जो गुणनखंड किया जाएगा तो कितने शून्य होंगे? तो देख लीजिए, एक जोड़ा इसका बनना है, एक जोड़ा इसका बनना है, 2 जोड़ा बना तो 2 0 होंगे। यानी कि इसके गुणनखंड जब भी करेंगे तो इसके गुणनखंड में हमेशा लास्ट में 2 0 आएगा। तो कितने शून्य होंगे? तो सिंपल क्या कहते हैं कि 2 और 5 के कॉम्बिनेशन को देखा जाता है कि 2 और 5 कितने बार आया है। तो 2 5 कितने बार आया? 2 बार आया है, इसलिए इनका मैक्सिमम वैल्यू एक इसी बार 0 हो जाएगा, एक इसी बार 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, यानी कि 2 0 इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो सिंपल फंडा होता है, इसका अभाज्य गुणनखंड प्रमेय अगर जान गया तो उसके फैक्टर में लिखिए और उसके बाद इसको हल कर लीजिए। तो ये लेसन बेसिकली इसी पर आधारित है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया इस पर देखिएगा और अधिक से अधिक सवाल लगाइएगा। थैंक यू।